वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू द नील बोर। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। अब इन्होंने हमें क्या दिया है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है। बिल्कुल ठीक है, सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे जिनको हमने प्रोटॉन्स बोलते हैं। फिर सेंटर में ही न्यूट्रॉन्स थे जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स कौन से पार्टिकल्स थे? जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। और इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज था। फिर हमने देखा था एटम जो था वो टाइनी पार्टिकल है। ठीक है, जो कंपोज्ड है, बना हुआ है किससे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स थे वो सेंट्रल पार्ट थे। ठीक है, और ये सेंटर में जुड़े हुए, बंधे हुए थे। किस वजह से? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। जो कौन लगा रहा था? न्यूट्रॉन्स लगा रहे थे। किस पे? प्रोटॉन्स पे ही लगा रहे थे। ठीक है, और फिर ये जो प्रोटॉन्स थे ये अट्रैक्ट कर रहे थे अपने ऑपोजिट चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे थे। तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस बिकॉज पॉजिटिव प्रोटॉन्स अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो इसके अराउंड ऑर्बिट है, यानी कि ये जो शेल्स बने हुए हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दीज ऑर्बिट्स, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, और शेल्स, इन्हीं को हम शेल्स भी बोलते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN। तो जो नील बोर थे, प्रोफेसर थे फिजिक्स के, उन्होंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था? फर्स्ट वाला K, फिर L, फिर M, फिर लास्ट वाला N। ठीक है, तो उन्होंने इन शेल्स को एक नाम दिया था KLMN। इनको आप नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 1, सबसे अंदर वाला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब हमें कैसे, अब एटम कैसे डिसाइड करता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आउटर मोस्ट यानी कि सबसे लास्ट वाला जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो हम देखेंगे। The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या था? 2n²। ठीक है, फॉर्मूला था 2n², वेयर जहाँ पे n क्या है? 2 तो 2 है, और n क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? n इज द ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो n क्या होगा? ऑर्बिट का नंबर। जैसे हमने देखा सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर क्या है? ऑर्बिट वाला कौन सा ऑर्बिट है? नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 4। तो 2n² यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, यानी कि ऑर्बिट नंबर से, फिर उसी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पूरा नीचे करके बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उस शेल में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? फर्स्ट वाला, यानी कि K शेल की बात हो रही है। K शेल में 2n²। ठीक है, 2n² फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू ऑर्बिट नंबर था 1, उसी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या आएगा? 2। यानी कि सबसे इनर मोस्ट शेल जो है, यानी कि हमारे पास K, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 ही हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड शेल की बात हो रही है, यानी कि L वाले की, जो उसके बाद आना था सेकंड नंबर में। तो 2n का स्क्वायर यानी कि ऑर्बिट नंबर, शेल का नंबर सेकंड है, और उसी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 इंटू 2 यानी कि 8। यानी कि उसके बाद जो हमारे पास L शेल था उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 8 हो सकते हैं। उसके बाद सेम फॉर्मूला थर्ड ऑर्बिट के साथ लगेगा। थर्ड शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल A की बात है, तो 2n का स्क्वायर यानी कि थर्ड शेल की बात हो रही है अब, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18। तो थर्ड यानी कि M शेल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 18। ऐसे करते करते जितने मर्जी शेल्स का हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि फोर्थ शेल की बात हो रही है, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। तो n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 32। लेकिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाला, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है
सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8, ठीक है, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही होने चाहिए। अगर 8 से कम होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर 8 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है। अगर 8 से कम होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, वो एटम क्या होगा? अनस्टेबल, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा पूरे तरीके से, वो अनस्टेबल होगा। तो ये था, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए। अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं तो वो एटम पूरे तरीके से स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टेबल, ठीक है। और अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं हो तो उसे अनस्टेबल माना जाता है, वो स्टेबल नहीं होता। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि रूल्स किसने दिए हैं? नील्स बोर ने, ठीक है, नील्स बोर ने, उनके हिसाब से ये थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रूल्स। थैंक यू।